हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। बेटा यहाँ पर मैं आपको दे चुकी हूँ क्या रॉकेट रिवीजन सेशन फिजिकल केमिस्ट्री का और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हमारा कंप्लीट हो गया था। तो एज प्रॉमिस्ड मैं आपको देने वाली हूँ आज रॉकेट रिवीजन सेशन ऑफ कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये 1 पेज शॉर्ट नोट्स में ना मैंने आपके लिए ही बनाए हैं, तो सारी रिएक्शंस यहाँ पर मैंने आपके लिए कवर कर रखी है बेटा। तो आप इन रॉकेट रिवीजन से मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करते रहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने रिवीजन्स करेंगे उतना ज्यादा याद रहेगा। अपनी नोटबुक से मत पढ़िए अब बिल्कुल, क्योंकि मैंने सारी यहाँ पे इंपॉर्टेंट रिएक्शंस जो है वो लिख दी हैं। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हम कर रहे हैं, जिसका रॉकेट रिवीजन कर रहे हैं, वो बेटा कौन सा है? हैलोएल्केन हैलोअरीन चैप्टर है। आपको पता है क्या होता है जब हम एल्केन में से हाइड्रोजन निकाल देते हैं या अरीन में से हाइड्रोजन निकाल देते हैं, उसको रिप्लेस कर देते हैं हैलोजन के साथ, तो बेटा उसे क्या बोलते हैं? हैलोएल्केन या हैलोअरीन बोलते हैं। रिप्रेजेंट कैसे करा जाता है? RX से करा जाता है या फिर फिनाइल के ऊपर हैलोजन लगाया जाता है। ठीक है, इसके क्या क्या मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन है एवरीवन, जल्दी से एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा था कि आपका जो हैलोएल्केन है हम एल्केन से बनाते हैं। एल्केन में फ्री रेडिकल रिएक्शन करवाते हैं, तो मीथेन में क्लोरीनेशन करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ H न्यू, तो आपका क्या बन जाएगा बेटा? CH3Cl और HCl बन जाएगा। इसके बाद एल्कीन में आप क्या करवा सकते हो? HBr का एडिशन करवा सकते हो। दो तरीके होते हैं, मार्कोनिफ रूल या फिर एंटी मार्कोनिफ रूल। अगर सिंपल HBr लिखा है तो जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है उसके पास हाइड्रोजन जाएगा और जिसके पास कम हाइड्रोजन है उसके पास Br जाएगा। लेकिन HBr के साथ पेरोक्साइड लिख दिया तो उल्टा होता है, जिसके पास कम हाइड्रोजन है उसके पास हाइड्रोजन, जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है उसके पास Br जाएगा। तो ये एंटी मार्कोनिफ रूल फॉलो करते हैं। फॉलोड बाय फिर हमने करा था हैलोजिनेशन। ये आपका बेसिकली क्या है? टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। हम प्रिपेयर कर रहे हैं हैलोएल्केन, तो एल्कीन में अगर आप Br2 डालते हो इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 तो आपके पास जेमिनल बनते हैं या विसिनल, जल्दी बताइए इन द चैट सेक्शन। जब भी आप Br2 डालते हैं तो दो एडजेसेंट कार्बन एटम्स पे Br लगते हैं, मतलब विसिनल हेलाइड लगता है आपका। ठीक है, ये टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन इसलिए है क्योंकि Br2 का ब्राउन कलर एक बार एडिशन होने के बाद डिसअपियर होता है। सिमिलरली एल्काइन पर भी आप Br2 को एडिशन कर सकते हैं। दोनों पाई बॉन्ड्स तोड़ के आप 4 Br मॉलिक्यूल्स ऐड करेंगे। ठीक है, पाई बॉन्ड तोड़िए, सिर्फ Br ऐड करिए। अगर आपको जेमिनल डाइहेलाइड बनाना है तो क्या करना है? एल्काइन में HCl डालना है। जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है उसके पास हाइड्रोजन जाएंगे, दूसरे के पास Cl जाएंगे। फिर एक पाई बॉन्ड तोड़ेंगे, इसके पास हाइड्रोजन, दूसरे के पास Cl जाएगा, तो आपके पास जेमिनल डाइहेलाइड सिस्टम बन जाता है। ठीक है, इसके बाद बेटा आपके पास हेलाइड एक्सचेंज रिएक्शन थी। हमने जो प्रिपरेशन करी थी पहले एल्केन से करी थी, फिर हमने हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन करी थी। तो हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन फिंकलस्टीन रिएक्शन है और आपकी स्वॉर्ड्स रिएक्शन है। तो अगर फिंकलस्टीन रिएक्शन की बात करें तो RX में NaI डालते हैं एसीटोन की प्रेजेंस में, तो आपका RI बनता है। और स्वॉर्ड्स रिएक्शन में क्या करते हैं? RX में AgF डालते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ COF2, तो बेटा क्या बन जाता है? RF, फ्लोरो एल्केन बनाने का ये तरीका था। ठीक है, फिर अल्कोहल की आपकी 3 प्रिपरेशन रिएक्शंस है, सॉरी अल्कोहल से आपकी 3 प्रिपरेशन रिएक्शंस है। पहले आप HCl डालते हैं, वाटर बाहर आएगा, RCl बन जाएगा। ROH इन प्रेजेंस ऑफ PX3 से आपको क्या मिलेगा? RX मिलेगा, साथ में H3PO3 मिलेगा। अगर आप ROH में PCl5 डाल रहे हैं तो आपको RCl मिलेगा, HCl मिलेगा और POCl3 मिलेगा। बेस्ट मेथड जो होता है अल्कोहल से हैलोएल्केन बनाने का वो SOCl2 के साथ होता है। तो SOCl2 डालने से जो बाई प्रोडक्ट मिलते हैं SO2 और HCl गैस मिलता है, और SO2 और HCl गैस क्योंकि गैसियस स्टेट में होता है तो इसमें प्योर प्रोडक्ट मिलता है। तो अगर आपको अल्कोहल से हैलोएल्केन कोई बोले बनाने का क्या तरीका होगा, जो बेस्ट तरीका होगा वो SOCl2 डाल के हो जाएगा। तो ये हमने क्या बना लिया बेटा? हैलोएल्केन बना लिया। अब देखते हैं हैलोअरीन कैसे बनता है। तो हैलोअरीन बनाने के लिए आपको क्या करवाना पड़ेगा? बेंजीन में पहले इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन करवाना पड़ेगा, क्लोरीनेशन करवाएंगे। बेंजीन में Cl2 एनहाइड्रस AlCl3 डालकर बेटा आपका क्या बन जाएगा? क्लोरोबेंजीन। या फिर एनालीन में डाइजोटाइजेशन रिएक्शन करवा दीजिए, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बन जाएगा। और ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनाकर आप वेरियस रिएक्शंस करवाकर हैलोअरीन्स बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सैंडमेयर रिएक्शन क्या होती है? जब आप Cu2 Cl2 लेते हो इन प्रेजेंस ऑफ HCl तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड क्लोरोबेंजीन में कन्वर्ट होता है। ये सैंडमेयर रिएक्शन है। Cu2Br2 HBr के प्रेजेंस में ब्रोमोबेंजीन में कन्वर्ट होता है। Cu साइनाइड कॉपर साइनाइड लेते हैं HCl के प्रेजेंस में तो साइनोबेंजीन बनता है। अगर आपको गेटमिन रिएक्शन करवानी है तो कॉपर पाउडर्ड फॉर्म में लेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, तो बेटा यहां से क्या बन जाता है? गेटमिन रिएक्शन बनती है। कॉपर इन प्रेजेंस ऑफ HBr, ये भी क्या है? गेटमिन रिएक्शन है, ब्रोमोबेंजीन यहां से बनेगी। बॉल्स-कीमन रिएक्शन क्या है? फ्लोरोबेंजीन बनाने का तरीका है। HBF4 डालते हैं यहां पर और आपका बन जाता है फ्लोरोबेंजीन।
ठीक है। तो एक बार आपने सारी प्रिपरेशन कर ली, तो नेक्स्ट आपको मैंने बोला था इंपॉर्टेंट होता है केमिकल रिएक्शंस करना। तो क्या क्या केमिकल रिएक्शंस है जो आपके हैलोजेन्स दिखाते हैं, और हमें इंपॉर्टेंटली क्या पढ़ना होता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज भी पढ़नी होती है। तो मैंने इस शॉर्ट नोट में सब कुछ ऐड कर रखा है, सब कुछ ऐड कर रखा है एवरीवन। तो फिजिकल प्रॉपर्टी देख लेते हैं। बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो मास के साथ इंक्रीज करता है, जैसे जैसे मास बढ़ेगा बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा। इसके बाद ब्रांचिंग बढ़ेगी तो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करेगा, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है। इसके बाद हमने देखा था डेंसिटी। अगर आपके पास कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम है, जैसे जैसे इनके नंबर्स बढ़ेंगे, मास बढ़ेगा तो डेंसिटी इंक्रीज करेगी। कार्बन हाइड्रोजन एटम्स इंक्रीज करते हैं तो मास बढ़ता है, डेंसिटी इंक्रीज करती है। ठीक है। हैलोएल्केन्स जो होते हैं वो स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर होते हैं, ऑल्दो उसमें पोलर बॉन्ड होता है, बट हाइड्रोफोबिक पार्ट कार्बन का चेन जो होता है वो उसको सॉल्युबलाइज होने नहीं देता, और वाटर के साथ हैलोएल्केन्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कर पाते हैं, और वाटर की स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग को भी नहीं तोड़ पाते हैं। तो इसलिए वो पार्शली सॉल्युबल होते हैं। लोअर मेंबर्स जैसे जैसे हायर मेंबर्स पे जाएंगे वो तो इनसॉल्युबल रहते हैं। ठीक है। इसके बाद केमिकल रिएक्शंस हमने करी थी। सबसे ज्यादा जो केमिकल रिएक्शंस हैलोएल्केन दिखाते हैं वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। आरएक्स के ऊपर कौन अटैक करता है बेटा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। तो जैसे ही न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा हैलाइड आयन निकल जाएगा, हेलोजन को रिप्लेस कर दिया न्यूक्लियोफाइल ने, तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दो तरीके के मैकेनिज्म फॉलो कर सकती है। एक SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म होता है, एक SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म होता है। SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म 2 स्टेप का होता है। फर्स्ट स्टेप में बेटा आपका कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बनता है और हैलाइड आयन निकलता है, और सेकंड स्टेप में R पॉजिटिव के साथ लगता है न्यूक्लियोफाइल और फाइनल प्रोडक्ट मिलता है। क्योंकि फर्स्ट स्टेप स्लो स्टेप है तो यही हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, तो इसी की वजह से हम क्या बोलते हैं, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ योर हैलोएल्केन। इसमें न्यूक्लियोफाइल रोल प्ले नहीं करता क्योंकि ये स्लो स्टेप है, इसी के लिए रेट डिफाइन होगा। ठीक है। तो स्टेप 1 जो होता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट फॉर्म होता है। तो जिन रिएक्शन में स्टेबल कार्बोकेटाइन बनता है वो रिएक्शन फास्टर SN1 दिखाती है। फॉर एग्जांपल 3 डिग्री 2 डिग्री कार्बोकेटाइन्स जो होते हैं वो स्टेबल होते हैं, तो SN1 किस में ज्यादा होगी, अगर आपका एल्काइल हैलाइड 3 डिग्री होगा तो उसमें SN1 फास्टेस्ट होगी। ठीक है। इसके बाद रीअरेंजमेंट जो है वो पॉसिबल है, क्योंकि कार्बोकेटाइन बन रहा है तो उसमें रीअरेंजमेंट अगर होगी तो वो पॉसिबल है, और फाइनल प्रोडक्ट रीअरेंजमेंट के बाद बनता है। इसके बाद जो रेट है वो इसका एक्सप्रेशन इसी तरीके से दिखाता है, रेट इज इक्वल टू K इनटू सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन। ऑर्डर बेटा 1 है, यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन है, इसलिए उसको SN1 बोला जाता है। ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन जो होती है इंडिपेंडेंट ऑफ न्यूक्लियोफाइल कॉन्सेंट्रेशन एंड नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल के इंडिपेंडेंट होती है। जो सॉल्वेंट इसे आप यूज करते हो वो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होता है। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज करता है, इसलिए SN1 रिएक्शन में पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इन SN2 रिएक्शन बेटा ये 1 स्टेप की रिएक्शन होती है। यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करता है और फिर हैलोजन को रिमूव करता है। यहाँ पर कोई भी ट्रांजिशन, बेसिकली यहाँ पे कोई भी इंटरमीडिएट नहीं बनता, लेकिन हाँ ट्रांजिशन स्टेट बनती है। तो ट्रांजिशन स्टेट वो स्टेट होती है जिसमें बॉन्ड बन रहा होता है और बॉन्ड ब्रेक, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल और R का बॉन्ड बन रहा है और हैलोजन का बॉन्ड ब्रेक कर रहा है। कोई इंटरमीडिएट नहीं होगा लेकिन ट्रांजिशन स्टेट होगी। ये SN2 रिएक्शन जो है बेटा 1 स्टेप रिएक्शन है, और यहाँ पर वो खुद ही क्या हो जाएगा, वो ही वाला स्टेप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हो जाएगा। तो रेट किस पे डिपेंड कर रहा है, RX और न्यूक्लियोफाइल दोनों पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है। ओके। इसमें कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता, तो रेट एक्सप्रेशन इस तरीके से ऑर्डर आएगा 2। ये बायोमॉलिक्यूलर रिएक्शन है। रेट ऑफ रिएक्शन इज डिपेंडेंट अपॉन न्यूक्लियोफाइल कॉन्सेंट्रेशन। अगर आप न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग लेंगे तो यहाँ पे SN2 ज्यादा होगा एज कंपेयर टू वीक न्यूक्लियोफाइल, और SN2 की अगर आप न्यूक्लियोफाइल ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन में लेंगे तो बेटा वहां पर भी SN2 फास्टेस्ट होगा। ठीक है। SN2 में न्यूक्लियोफाइल को बैक साइड से अटैक करना होता है, तो इसीलिए हमें क्या चाहिए होता है, लेस हिंडर्ड चाहिए होता है, क्योंकि बैक साइड से अटैक करने के लिए ये लेस हिंडर्ड स्पेस होनी चाहिए। तो इसीलिए SN1 बेटा 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री वाला ऑर्डर फॉलो करती है, और यहाँ पर हमें पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है। ओके। इसके बाद हमने क्या पढ़ा था, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ एम्बिडेंटेड लिगेंड। अगर आपके पास NaCN या KCN है चलेगा, है ना, NaCN भी हो सकता है, इसकी जगह
जगह KCN भी हो सकता है। और अगर आपके पास AgCN है तो कैसी रिएक्शन होगी, ध्यान से देखेंगे। आपके पास CH3Cl है, इसमें NaCN या KCN डालेंगे तो आपके पास CH3CN लगेगा, मतलब जो बॉन्डिंग होगी वो कार्बन से होगी। ऐसा क्यों होता है आप मुझे इन द चैट सेक्शन बताएंगे। कार्बन जो है बेटा आयनिक होता है, बेसिकली KCN जो है आयनिक होता है या NaCN आयनिक होता है, तो इसलिए कार्बन से डोनेशन होता है, CH3CN बन जाता है, ठीक है। इसके बाद बेटा अगर AgCN से अगर आप रिएक्शन करवाने चले तो आपके पास जो बॉन्डिंग होगी वो CH3NC होगी, ठीक है। नाइट्रोजन से बॉन्डिंग होगी इंस्टेड ऑफ कार्बन से, क्योंकि AgCN में Ag एंड कार्बन का बॉन्ड कोवैलेंटली बॉन्डेड है। तो अवेलेबल कौन है, नाइट्रोजन अवेलेबल है अटैक करने के लिए। समझ आ रही है बात। तो यहां से आपके पास साइनाइड बनता है और यहाँ से आपके पास क्या बनता है, NC आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन होता है कंपाउंड में। तो ऐसे रिएजेंट्स को क्या बोलते हैं बेटा, एम्बिडेंटेड लिगेंड्स बोलते हैं, जहाँ पे दो डोनर एटम्स है, इधर कार्बन और नाइट्रोजन, किसी से भी एक साइड से डोनेशन हो जाए तो एम्बिडेंटेड लिगेंड्स बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद बेटा सिमिलरली अगर आप CH3Cl में NO2 डाल रहे हैं तो ऑक्सीजन बॉन्डिंग करेगा, CH3ONO बनेगा, आपके पास मिथाइल नाइट्राइड बनेगा। और अगर AgNO2 डाल रहे हैं तो नाइट्रोजन बॉन्डिंग करेगा, नाइट्रोमीथेन यहाँ पर बनने वाला है, ठीक है। तो चलिए इसके बाद आप क्या पढ़ते हैं बेटा, एलिमिनेशन रिएक्शन पढ़ते हैं। सब्स्टिट्यूशन खत्म, इसके बाद एलिमिनेशन करते हैं। तो एलिमिनेशन किसकी प्रेजेंस में होता है, एवरीवन, अल्कोहलिक KOH जब आप यूज करते हो तो एलिमिनेशन होता है, एक्वस KOH यूज करते हो तो बेटा सब्स्टिट्यूशन होता है। तो अगर आपके पास कोई क्लोरो एल्केन है उसमें आपने अल्कोहलिक KOH डाल दिया तो बेटा एलिमिनेशन होगा। अब बात आती है एलिमिनेशन जो होगा उसमें क्या निकलेगा, तो बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन निकलेगा और अल्फा पोजीशन से क्लोरीन या हैलोजन निकलेगा। हाइड्रोजन और हैलोजन इसमें एलिमिनेट होते हैं तो डीहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन भी इसे हम बोलते हैं, ठीक है। तो बेस जो है बेटा बीटा हाइड्रोजन पे अटैक करेगा। अब बात आती है इस पे अटैक करेगा या इस पे, दो तरीके के बीटा हाइड्रोजन है। तो ऑलवेज रिमेंबर सेटजेफ रूल यहाँ पे फॉलो होता है, जिसके पास कम हाइड्रोजन है उसी से बेस हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट करेगा तो मेजर प्रोडक्ट बनेगा। तो यहाँ पर ये जो बेस है इसके पास 2 हाइड्रोजन है, इसके पास 3, तो ये वाला हाइड्रोजन लेके जाएगा, इधर बॉन्ड बनेगा, Cl को रिमूव करेगा, तो ये ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन जो है वो स्टेबल बनेगी और लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन जो है वो माइनर बनेगी, ठीक है। ये मेजर बनेगी, ये माइनर बनेगी, और यही आपका क्या है, सेटजेफ रूल है, ठीक है। अच्छा दूसरी बात, E1 कब होगा, E2 कब होगा। अगर आपका स्टेबल कार्बोकेटाइन बन रहा है तो E1 होगा। स्टेबल कार्बोकेटाइन कब बन सकता है, जब आप क्या यूज करेंगे, जब आप जैसे सॉल्वेंट जो प्रोटिक सॉल्वेंट है उससे यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अच्छा दूसरा बात जो यहाँ पर बेस यूज हो सकता है वो कौन सा हो सकता है, अल्कोहलिक KOH इन प्रेजेंस ऑफ हीट, या NaNH2 इन प्रेजेंस ऑफ हीट, या फिर RO- इन प्रेजेंस ऑफ ROH, है ना। ये क्या फॉलो करेंगे, सेटजेफ रूल। दूसरी बात, अगर आपके पास सोडियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड है, क्योंकि ये बल्कि है, इस केस में ये वाला मेजर प्रोडक्ट होगा। अगर आपके पास बहुत ज्यादा बल्कि बेस है तो वो स्टेरिकली लेस हिंडर्ड कार्बन पे अटैक करता है तो वो मेजर प्रोडक्ट देगा, ठीक है। ये एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए था आपका, बट रिमेंबर कैसे चीजों को करना है, ठीक है। बाकी हमने सब चीज कवर कर ली थी आपके पास। अब हैलोरीन्स की बेटा क्या है, रिएक्शंस है, केमिकल रिएक्शंस, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोरीन्स है। तो हमने फर्स्टली क्या करा था, केमिकल रिएक्शंस में रिएक्शंस विद मेटल्स पढ़ा था। तो आप क्या करते थे, हैलोरीन को किसके साथ ट्रीट करते थे बेटा, सोडियम के साथ एंड अल्काइल हैलाइड के साथ। तो आपके पास एल्काइल चेन बेंजीन के साथ लग जाती थी। और रिमेंबर ये क्या है, वुड्स रिएक्शन, वुड्स फिटिग रिएक्शन थी। वुड्स रिएक्शन क्या थी, यहां पर आप अपनी वुड्स रिएक्शन भी लिख लेना। वुड्स रिएक्शन में आप क्या कर रहे थे, RX को सोडियम के साथ ट्रीट कर रहे थे ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो RR बन रहा था। अगर आपके पास हाइड्रोकार्बन बनता है तो बेटा ये वुड्स रिएक्शन दे। वुड्स फिटिंग में क्या होता है, आप एक एल्काइल हैलाइड लेते हैं और एक हैलोएल्केन लेते हैं और क्या बना देते हैं, हैलोएल्केन लेते हैं और क्या बना देते हैं, एल्काइल डेरिवेटिव ऑफ योर बेंजीन बनता है, ठीक है। अगर फिटिग है तो 2 मोल्स ऑफ हैलोरीन लेंगे और आपके पास बाइफिनाइल या डाइफिनाइल सिस्टम बनता है, ठीक है। इसके बाद बेटा आपने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देखी थी। आपके पास जो हैलोरीन्स है वो क्या है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है ना। हैलोरीन्स बेटा क्या होते हैं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। क्लोरीन जो है आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे इंक्रीज कर देता है क्योंकि प्लस एम इफेक्ट है। तो अगर आप एनहाइड्रस FeCl3 डाल रहे हैं, आपको नहीं दिख रहा होगा, आपको ये शॉर्ट नोट सारे टेलीग्राम चैनल पर मैं दे दूंगी, ठीक है। जितना जूम करके देखना है उतना देख लेना, आपको सब उसमें दिखेगा। एनहाइड्रस FeCl3 से बेटा Cl+ इलेक्ट्रोफाइल बनता है, तो ऑर्थो पोजिशन एंड पैरा पोजिशन पे बनता है, पैरा वाला मेजर होता है, ठीक है। यहाँ पर नाइट्रेशन होगा, NO2+ इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा, ऑर्थो एंड पैरा में पैरा वाला मेजर होगा। अगर
आप H2SO4 डालते हैं तो SO3H इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो और पैरा पे लगता है और पैरा वाला मेजर होगा। ये फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन भी दिखा सकते हैं, ये फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन है और फ्रीडल-क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन भी ये दिखाते हैं। ठीक है, चले आगे एवरीवन। सो दिस इज द कंप्लीट रिएक्शंस ऑफ, हमने किसकी पढ़ी है, हैलो अरीन्स की पढ़ ली है, हैलो एल्केन्स की पढ़ ली है। अब आपके पास इंपॉर्टेंट पॉलीहैलोजन कंपाउंड्स है, इनके शॉर्ट नोट्स को मैंने ऐड कर दिया है, आप लिख लेना एवरीवन अगर आपने ये चीज मिस करी है तो। ठीक है, सबसे पहले आपका क्या आता है, डाइक्लोरोमीथेन, CCl2H2 होता है बेटा डाइक्लोरोमीथेन, CH। देखो एक बार मैं लिख देती हूँ एवरीवन फटाफट से, एक बार हम सारी चीज़ों को यहाँ पर लिख रहे होंगे तो आपके पास CH2Cl2, इसे क्या बोलते हैं, डाइक्लोरोमीथेन बोलते हैं। इसको किस में यूज़ करते हैं, इसको हम एज अ सॉल्वेंट में यूज़ करते हैं फॉर पेंट रिमूवर, इसको हम किस में यूज़ करते हैं, ड्रग्स की मैन्युफैक्चरिंग में और प्रोपेलेंट इन एयरोसोल, ठीक है, इसमें यूज़ करते हैं। साथ में मेटल क्लीनिंग एंड फिनिशिंग सॉल्वेंट में भी ये यूज़ होता है, मतलब बेसिकली ज़्यादा सॉल्वेंट की तरह यूज़ होता है। ठीक है, इट हार्म्स द सेंट्रल नर्वस सिस्टम ऑफ ह्यूमन एंड डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद स्किन जो है वो बर्निंग एंड रेडनेस कॉज कर सकती है स्किन को के लिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉलीहैलोजन कंपाउंड में जो आपको पढ़ना है वो ट्राइक्लोरोमीथेन है। ये क्या है फॉर्मूला, ट्राइक्लोरोमीथेन का फॉर्मूला क्या होगा, CHCl3। इसका दूसरा नाम क्या है, क्लोरोफॉर्म है। ठीक है, आइडोफॉर्म भी तो पढ़ा है CHI3, लेकिन यहाँ पर CHCl3, तो इसका दूसरा नाम क्या हो जाएगा बेटा, क्लोरोफॉर्म हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद इसको यूज़ किस में करते हैं, इसको यूज़ करते हैं एज अ सॉल्वेंट टू डिजोल्व फैट्स, एल्कलॉइड्स, आयोडीन एंड अदर सब्सटेंसेस। इसको एज अ सॉल्वेंट की तरह यूज़ कर रहे हैं, है ना। वन वे इट इज़ ऑल्सो यूज इन एनेस्थीसिया। ठीक है, एनेस्थेटिक क्या होता है, जो बेहोश करने के लिए दिया जाता है, एनेस्थीसिया में भी ये यूज होता है, बट इसकी टॉक्सिसिटी की वजह से इसको रिप्लेस करा गया था, राइट। इसके बाद इसकी वजह से फ्रियॉन मेजर यूज टुडे किस में है, इसका इज इन द प्रोडक्शन ऑफ फ्रियॉन रेफ्रिजरेंट। ठीक है, जो फ्रियॉन्स यूज होते हैं उसमें ये एज अ रिएक्टेंट यूज होता है, फ्रियॉन्स की प्रोडक्शन में ये काम आता है। ठीक है, इसके बाद क्लोरोफॉर्म को अगर आप इनहेल करते हो तो वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करता है, डिप्रेस करता है, इट इज स्लोली ऑक्सीडाइज। दिस इज इंपॉर्टेंट, आपको जो क्लोरोफॉर्म है वो डार्क बॉटल में क्या करना चाहिए, स्टोर करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, क्योंकि अगर आप क्लोरोफॉर्म को लाइट के प्रेजेंस में करेंगे, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, टॉक्सिक गैस विच इज कॉल्ड फॉस्फीन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, फॉस्जीन में कन्वर्ट हो जाएगा, COCl2 फॉस्जीन का फॉर्मूला है। तो ये वाला पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क पर में आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉलीहैलोजन कंपाउंड बेटा पढ़ते हो वो क्या पढ़ते हो, वो ट्राई आयोडोमीथेन पढ़ते हो। इसे हम क्या बोलते हैं, आयोडोफॉर्म, और इसका टेस्ट आपने भी करा हुआ है। इसको हम किस में यूज़ करते थे, एंटीसेप्टिक में यूज़ करते थे, क्योंकि ये फ्री आयोडीन लिबरेट करता था। ठीक है, लेकिन इसकी बहुत ही गंदी स्मेल की वजह से इसको रिप्लेस करा गया है। ठीक है एवरीवन, CHI3 क्या होता है, आयोडोफॉर्म होता है। नेक्स्ट पॉलीहैलोजन कंपाउंड जो आप पढ़ते हो वो फ्रियॉन है। ठीक है, द क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसे हम बोलते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स किसके होते हैं, मीथेन एंड इथेन के। ठीक है, CCl2F2 जो होता है वो क्या है, फ्रियॉन है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो होते हैं उन्हें ही हम क्या बोलते हैं, फ्रियॉन। ये एक्सट्रीमली स्टेबल होते हैं, अनरिएक्टिव होते हैं, नॉन टॉक्सिक होते हैं, नॉन कोरोसिव होते हैं एंड इजीली लिक्विफिएबल गैसेज होते हैं। मास ज़्यादा है तो लिक्विफाई इजीली कर सकते हैं। ठीक है, दे आर यूजली प्रोड्यूस्ड फॉर एरोसोल, प्रोपेलेंट, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग पर्पसेस। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट अगर हम बात करें DDT, ये क्या है बेटा, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोर इथेन है। इसका स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पैरा पोजीशन पे 2 क्लोरो है, 2 फिनाइल ग्रुप है, और ट्राइक्लोरो 3 क्लोरीन और बीच में क्या लगाए हुए हैं, 2 कार्बन, तो इसे DDT बोलते हैं। ठीक है, इसको हम पहले वर्ल्ड वॉर में यूज़ करते थे बिकॉज वहाँ पे मस्किटोज वगैरह होते थे, उससे मलेरियाज वगैरह फैलते थे, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए वहाँ पर उसको जो है वहाँ पर डाला जाता था। ठीक है, हाउएवर इससे प्रॉब्लम क्या हुई, ये डिकम्पोजेबल नहीं थे, है ना। ये वाला जो DDT है वो काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक था, ह्यूमन बॉडी में कंज्यूम वो कर रहे थे डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली, तो उसकी वजह से इसको क्या कर दिया गया है, बैन कर दिया गया है। ठीक है, ओके, सो दिस इज योर कंप्लीट हैलोएल्केन हैलोअरीन का रॉकेट रिविजन। नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड चैप्टर, रॉकेट रिविजन ऑफ अल्कोहल फिनॉल ईथर्स। तो आपने क्या करा, हाइड्रोजन को रिमूव करके हैलोजन लगाया तो हैलोएल्केन बन गया। अगर मैं
हाइड्रोजन को रिमूव करके बेटा OH ग्रुप लगा देती हूँ तो मेरा बन जाएगा अल्कोहल। अगर फिनॉल में बेंजीन में से हाइड्रोजन हटाकर OH ग्रुप लगा देती हूँ तो मेरा क्या बन जाएगा बेटा फिनॉल। अगर हाइड्रोजन हटा के OR ग्रुप लगा देती हूँ तो बेटा मेरा क्या बन जाएगा ईथर बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन होंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें एल्कीन में, तो एल्कीन में आप क्या कर सकते हैं, एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन कर सकते हैं। सिंपल पानी ऐड होगा, मार्कोनिफ-कॉफ रूल फॉलो होगा, पहले कार्बोकेटाइन बनेगा, तो अगर रीअरेंजमेंट हो सकती है तो पहले रीअरेंजमेंट होगी। ठीक है, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन का HgOAc होल ट्वाइस रिएजेंट है NaBH4 आप डालते हो फॉर योर डीमर्क्यूरेशन। यहाँ पर जो एडिशन होती है वाटर की, मार्कोनिफ-कॉफ रूल फॉलो करेगा। अगर हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन है तो रिएजेंट याद रखेंगे B2H6 होता है, साथ में H2O2 इन प्रेजेंस ऑफ OH माइनस होता है। एडिशन होगा अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिफ-कॉफ रूल। तो सिंपल सी बात है, अगर ये वाली बेटा एल्कीन है, डाइल्यूटेड H2SO4 डाल रहे हो तो पहले H यहाँ पे, कार्बोकेटाइन यहाँ पे बनेगा, यहाँ पर रीअरेंजमेंट होगा और फिर जाके OH लगेगा। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में एंटी मार्कोनिफ-कॉफ से एडिशन होगा, यहाँ पे H और यहाँ पे OH, प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा। ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएजेंट डालेंगे तो यहाँ पे H यहाँ पे OH, क्या बन जाएगा आपका, क्या बन जाएगा, सेकेंडरी अल्कोहल बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डाल के बनाना है अल्कोहल, तो अगर आप फॉर्मेल्डिहाइड में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डालते हैं तो मिलेगा प्राइमरी अल्कोहल। अगर आप नॉर्मल एल्डिहाइड में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डालते हैं तो मिलेगा सेकेंडरी अल्कोहल। और अगर आप कीटोन में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डालते हैं तो मिलेगा बेटा टर्शरी अल्कोहल। फिर आप रिडक्शन कर सकते हैं, एल्डिहाइड की रिडक्शन करने के लिए LiAlH4 NaBH4 यूज कर सकते हैं, हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकल प्लैटिनम पैलेडियम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ से बेटा क्या मिल जाएगा आपका, यहाँ से आपका रिड्यूस होके HCHO ग्रुप किस में चला जाएगा, CH3OH में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर नॉर्मल एल्डिहाइड है तो प्राइमरी अल्कोहल रिड्यूस होके, और कीटोन है तो फिर आपको क्या मिलेगा, सेकेंडरी अल्कोहल मिलेगा। ठीक है, इसके बाद अगर हमें फिनॉल की प्रिपरेशन करनी है तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड में क्या डालना है, NaOH डालना है, फिनॉक्साइड मिलेगा, प्रोटोनेशन करवा के फिनॉल मिलेगा। अगर आप डाइजोनियम क्लोराइड से बनाना चाहते हैं तो वाटर डालिए, वाटर डालने के बाद आपको फिनॉल मिल जाएगा, वार्म करना पड़ेगा थोड़ा सा। ठीक है, इसके बाद क्लोरोबेंजीन में अगर आप NaOH डाल रहे हैं तो बहुत हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर लगेगा, क्योंकि हैलो अरीन्स जो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को प्रेफर नहीं करते। तो 623 केल्विन एंड 300 ATM का एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा तो सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा। फिर आप क्या करते हो, प्रोटोनेशन करते हो तो आपको फिनॉल मिलेगा। यही क्या होता है, डाउस प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, लेकिन अगर 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 आप नाइट्रो ग्रुप्स इंट्रोड्यूस करते हो तो ये वाली जो रिएक्शन है, ऑर्थो पैरा पोजिशन पे नाइट्रो ग्रुप्स इंट्रोड्यूस करने से ये रिएक्शन जो है वो फास्टन अप हो जाती है। ठीक है, बेंजीन में आप B2O5 डाल के भी फिनॉल बना सकते हैं। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, क्यूमीन में अगर आप O2 डालते हैं तो पहले क्या होगा, कार्बन हाइड्रोजन में बॉन्ड इंसर्शन होगा, फिर यहाँ पे रीअरेंजमेंट होकर आपको क्या मिल जाएगा, आपको फिनॉल मिल जाएगा। सो आइसोप्रोपाइल बेंजीन या फिर क्यूमीन इसे बोलते हैं। क्यूमीन की प्रिपरेशन से फिनॉल आपको आना चाहिए, क्योंकि डायरेक्टली नेम रिएक्शन में पूछ सकता है। नेक्स्ट इफ आई टॉक अबाउट एसिडिक बिहेवियर ऑफ अल्कोहल, तो दैट मीन्स आप उसमें क्या ब्रेक कर रहे हो, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक कर रहे हो। तो वो सारी रिएक्शंस हम इसमें करेंगे जिसमें ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। तो इफ आई हैव अल्कोहल बेटा, तो सोडियम डालेंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, सोडियम अल्कोक्साइड मिलेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। अगर आप सोडामाइड डालेंगे तो अमोनिया गैस रिलीज होगी और सोडियम अल्कोक्साइड मिलेगा। अगर NaH डालेंगे तो क्या मिलेगा, सोडियम अल्कोक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। अल्कोहल ऑक्सीजन H बॉन्ड टूटता है अगर आप एस्टेरिफिकेशन करवाने चलते हैं। तो एस्टेरिफिकेशन में एसिड प्लस अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम आपको मिलता क्या है, एस्टर मिलता है। तो इस केस में एसिड का बेटा ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करता है, मतलब कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक करता है। कौन सा, एसिड का, यस एसिड का OH जाता है, अल्कोहल का H जाएगा एस्टेरिफिकेशन में। ठीक है, तो आपका क्या बन जाएगा, एस्टर। दूसरी बात, हमने इसमें ल्यूकास टेस्ट पढ़ा था, ये प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करने में भी हेल्प करता है। ल्यूकास रिएजेंट कॉन्सेंट्रेटेड HCl और ZnCl2 आप लेते हैं तो अगर आपके पास यहाँ पे ROH है, ये डालने से R पॉजिटिव कार्बोकेटाइन बनता है, R पॉजिटिव कार्बोकेटाइन बनता है और फिर जाके Cl माइनस लगता है तो आपको टर्बिडिटी मिलती है। क्योंकि यहाँ पे आपका क्या है बेटा, क्योंकि यहाँ पे आपका कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बन रहा है तो इसीलिए ये रिएक्टिविटी 3 डिग्री के लिए फास्ट होती है, आपको इमीडिएट टर्बिडिटी मिल जाती है। सेकेंडरी के लिए 5 से 10 मिनट में टर्बिडिटी मिलेगी और प्राइमरी में टर्बिडिटी नहीं मिलेगी। ठीक है, प्राइमरी में टर्बिडिटी नहीं मिलेगी। ठीक है, चलिए ल्यूकास टेस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हमें सारी चीज़ों को अच्छे से कवर करना है। ठीक है, अब अगर हम बात करें वो वाली रिएक्शंस जिसमें
जिसमें अल्कोहल में कार्बन एंड ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। तो वो कौन कौन सी रिएक्शन है? तो रिएक्शन विद HCl। तो बेसिकली आप क्या कर रहे हो? प्रोटोनेशन कर रहे हो, कार्बोकेटाइन बनेगा, Cl अटैक करेगा तो ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन जो है वो वाटर का पार्ट बनेंगे। तो ब्रेक कौन सा बॉन्ड हुआ? कार्बन एंड ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक हुआ। फिर ROH में PX3 डालेंगे तो अपने ये वाली रिएक्शंस हेलोइल्केन हेलोरीन में भी कर रखी है, यहाँ से मिलता है RX। अगर आप PCl5 डालेंगे तो बेटा RCl, HCl और POCl3 मिलेगा। SOCl2 डालेंगे तो RCl, SO2 गैस और HCl गैस मिलेगी, ठीक है। इसके बाद डिहाइड्रेशन रिएक्शन मैंने आपको बताया था, इवन मैकेनिज्म तब फॉलो होगा जब आप क्या ले रहे हो? प्रोटिक सॉल्वेंट, जैसे कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 ले लिया, अल्कोहल में H3PO4 ले लिया, या फिर यहाँ पे H+ डाइल्यूटेड एसिड ले लिया, तो यहाँ पर इवन मैकेनिज्म होगा। अगर आप डिहाइड्रेशन करवाने चले अल्कोहल का इन प्रेजेंस ऑफ P2O5, Al2O3, POCl3, तो ये सारे डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, लेकिन मैकेनिज्म क्या फॉलो होगा? E2 मैकेनिज्म फॉलो होगा इस केस में, ठीक है। फिर हमने देखा था बेटा ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। तो अल्कोहल में अगर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालेंगे तो एल्डिहाइड मिलेगा, स्ट्रॉन्ग डालेंगे तो एसिड मिलेगा। अगर आपके पास प्राइमरी अल्कोहल है तो, अगर सेकेंडरी अल्कोहल है तो स्ट्रॉन्ग डालो, माइल्ड डालो, कीटोन तक ही जाता है। कीटोन से फर्दर ऑक्सीडेशन करना मुश्किल है, बहुत ड्रास्टिक कंडीशंस में फिर होगा। और टर्शियरी अल्कोहल में अगर आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालेंगे तो आपको कोई भी ऑक्सीडेशन नहीं होगा, एल्कीन मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद बेटा ये आपके ये वाले क्या है? आपके एग्जाम्पल मैंने ऐड कर दिया आपके शॉर्ट नोट्स में। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की एक लिस्ट दे दी और वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की एक लिस्ट दे दी। अगर KMnO4 और H+ डाला है तो आपको मिलेगा एसिड इन प्रेजेंस ऑफ प्राइमरी अल्कोहल। अगर K2Cr2O7 डालेंगे या CrO3 इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 या HNO3 डालेंगे, ये सब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। इसके बाद कॉपर है, अगर आप 300 डिग्री सेल्सियस में या PCC डालते हैं, ब्रोमीन वाटर डालते हैं, NBS डालते हैं, PDC डालते हैं, ये सब क्या है? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब सिंस कॉपर क्या है बेटा? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड में ही कन्वर्ट करेगा, ठीक है, और सेकेंडरी को कीटोन में ही कन्वर्ट करेगा, और टर्शियरी अल्कोहल को एल्कीन में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है एवरीवन। चलिए नेक्स्ट जो आपका बेटा है केमिकल प्रॉपर्टीज है। केमिकल प्रॉपर्टीज में हमने देखा जो फिनॉल होता है वो एसिडिक नेचर का होता है, और फिनॉल अल्कोहल से ज़्यादा एसिडिक होता है क्योंकि यहाँ पे जो फिनॉक्साइड आयन बनता है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें फिनॉल में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कैसे होंगी, तो फिनॉल में अगर आप नाइट्रेशन करवाएंगे तो पैरा नाइट्रोबेंजीन एंड ऑर्थोनाइट्रोबेंजीन बनेगा। ऑर्थोनाइट्रोबेंजीन लेस एसिडिक होता है, क्यों होता है? क्योंकि ये वाला जो हाइड्रोजन है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होता है, तो ये वाला हाइड्रोजन निकल नहीं पाता। तो अगर पैरा और ऑर्थो में बात करें एसिडिक स्ट्रेंथ की, तो पैरा वाला ज़्यादा एसिडिक होता है, तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। ये डाइल्यूटेड के साथ करोगे तो मोनो प्रोडक्ट मिलेंगे, अगर आप कॉन्सेंट्रेटेड के साथ करोगे तो तीनों प्रोडक्ट, मतलब तीनों पोजीशन पे, तीनों ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस पे आपको क्या मिलेगा? नाइट्रोनियम आयन लगता दिखेगा आपको, और यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा बेटा? पिक्रिक एसिड मिलेगा। पिक्रिक एसिड क्या होता है बेटा? फिनॉल पोजीशन पे आप फिनॉल के पास जो टू ये वाली बेटा कौन सी पोजीशन है? 4, और आपके पास ये वाली जो 5 पोजीशन है, यहाँ पर क्या लग जाएगा? नाइट्रो ग्रुप लग जाएगा। सारे ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस वो ऑक्यूपाई कर लेगा, तो ऐसे को क्या बोलते हैं बेटा? पिक्रिक एसिड बोलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें फिनॉल में डालने लगे ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ CH2, तो वहाँ पे आपके पास क्या बनेगा? मोनो ब्रोमिनेटेड प्रोडक्ट बनेगा, है ना, मोनो ब्रोमिनेटेड प्रोडक्ट बनेगा। अगर आपके पास ब्रोमीन में डाला ब्रोमीन में CH2 डाल के आप रिएक्शन करवा रहे हो तो मोनो ब्रोमिनेटेड प्रोडक्ट। अगर ब्रोमीन डाल के रिएक्शन करवा रहे हो, ब्रोमीन वाटर ले रहे हो, तो 246, हाँ 246 बेटा 246 बनेगा, ट्राइब्रोमोफिनॉल बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट आपकी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है फिनॉल से कैसे बनाते हो? सैलिसिलिक एसिड, उसी को क्या बोलते हैं? कोल्स रिएक्शन। ये एक नेम रिएक्शन है जो पूछी जाती है, ठीक है। तो फिनॉल में सोडियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे, फिनॉक्साइड बनेगा, CO2 का अटैक करेंगे तो आपके पास जो ऑर्थो पोजिशन है वहाँ पे COO- लग जाएगा। फिर प्रोटोनेशन करवाने के बाद आपको क्या मिल जाएगा? सैलिसिलिक एसिड मिल जाएगा। और ये जो आपने सैलिसिलिक एसिड बनाया है बेटा, सैलिसिलिक एसिड बनाया है बेटा, इसमें आपको क्या करवाना पड़ेगा? ये ना फिनॉल नहीं होगा बेटा, यहाँ पे सैलिसिलिक एसिड होगा, क्योंकि आप एस्पिरिन बना रहे हो ना, इसको ठीक कर लेना। तो सैलिसिलिक एसिड में आप क्या करवाने चले? सैलिसिलिक एसिड में बेटा क्या करवाने चले? सैलिसिलिक एसिड में एस्टेरिफिकेशन करवाने चले हैं। तो एस्टेरिफिकेशन के लिए आपको ये होल ट्वाइस लेना पड़ेगा, एनहाइड्राइड लेना पड़ेगा। ये एक सेकेंड रुक जाओ, इसको ना थोड़ा सा एक बार मॉडिफाई कर लेना। अगर आप इसमें CH3CO होल ट्वाइस O,
क्या डाल रहे हो बेटा, एनहाइड्राइड डाल रहे हो, तो आपके पास जो OH ग्रुप है वहाँ पे एस्टेरिफिकेशन होकर आपके पास क्या मिल जाएगा, एस्पिरिन मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको आप क्या कर लेना, मॉडिफाई कर लेना एवरीवन। चलिए मैंने सेव कर दिया है, इसको ठीक कर लेना। चलिए इसके बाद बेटा आपके आती है रीमर टीमन रिएक्शन। रीमर टीमन रिएक्शन में आप क्या करते हैं, फिनॉल में डालते हैं क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ अ बेस, तो आपके पास ऑर्थो पोजीशन पे जाके लग जाता है CHO ग्रुप, कार्बीन इंटरमीडिएट, कार्बीन है जो इलेक्ट्रोफाइल का यहाँ पे काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या मिलता है, सैलिसैल्डिहाइड मिलता है। पैरा पोजीशन पे भी जाके CHO लगता है, लेकिन ऑर्थो वाला मेजर होता है क्योंकि ये वाला क्या कर रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट अगर आप फिनॉल में जिंक डस्ट डालेंगे तो बेटा आपको मिलेगा बेंजीन, और फिनॉल की ऑक्सीडेशन करवाएंगे सोडियम डाइक्रोमेट के साथ इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 और क्रोमाइल क्लोराइड, तो आपको क्या मिल जाएगा, बेंजोक्विनोन मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपकी आती है ईथर की रिएक्शन। तो बेटा अगर आपके पास अल्कोहल है और अल्कोहल में जो आप टेम्परेचर लेस दैन 110 डिग्री यूज कर रहे हो, तो जाके सिंपल सी बात है HSO4 जाके इस पे ऐड हो जाएगा। तो यहाँ से CH3CH2OH प्लस H2SO4 में से वाटर निकल के बेसिकली आपके पास यहाँ पे CH3CH2HSO4 बन जाएगा। ठीक है, एल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट इसे बोलते हैं। लेकिन हाँ, अगर यही टेम्परेचर 140 तक आ गया तो ईथर फॉर्मेशन होता है। रिमेंबर ये टेम्परेचर कितना होता है, 413 केल्विन भी होता है। अगर टेम्परेचर 443 केल्विन से ज़्यादा होगा तो आपके पास एल्कीन फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, तो ईथर की प्रिपरेशन कितने पे होती है, 140 डिग्री पे होती है, या 413 केल्विन पे होती है। कितने पे होती है, 413 केल्विन पे ईथर की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज विलियमसन ईथर सिंथेसिस। यहाँ पे जो मैकेनिज्म फॉलो होता है वो SN2 होता है। तो जो एल्काइल हैलाइड लेते हो वो कौन सा लोगे बेटा, एल्काइल हैलाइड प्राइमरी ही होना चाहिए। प्राइमरी या सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड चलेगा, उस पर कौन अटैक करेगा, सोडियम एल्कोक्साइड अटैक करेगा, और इस तरीके से यहाँ पे ईथर का फॉर्मेशन हो जाएगा। अगर आप नेक्स्ट रिएक्शन RX हेलो एल्कीन में बेटा क्या डालते हो, ड्राई Ag2O डालते हो, तो आपको क्या मिलता है, ईथर। लेकिन अगर आप मॉइस्ट Ag2 सिल्वर ऑक्साइड डालते हो तो वहां पे आपको मिलेगा अल्कोहल। अब बेटा आपकी जो नेक्स्ट रिएक्शन होती है वो कौन सी होती है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर होती है। तो ईथर्स में आपको याद रखना है, जब भी आप क्या करवा रहे हैं, HBr के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं और दोनों तरफ अगर 1 डिग्री है तो आपको यहाँ पर SN2 मैकेनिज्म फॉलो करना है। तो लेस हिंडर्ड के पास क्या जाएगा बेटा, Br जाएगा, और दूसरे के पास क्या जाएगा, हाइड्रोजन जाएगा। ये फर्दर आपका HBr के साथ रिएक्ट करेगा तो ब्रोमो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास बेटा फिनॉल, एक साइड पे फिनाइल ग्रुप है और एक साइड पे अल्काइल ग्रुप है, तो ऑक्सीजन फिनाइल ग्रुप के साथ रेजोनेंस में है, तो ऑक्सीजन और फिनाइल ग्रुप का बॉन्ड ना तोड़ देना। यहाँ पे आपके पास क्या बनेगा, फिनॉल बनेगा, और फिनॉल की फर्दर HI के साथ रिएक्शन करने जाओगे तो कोई प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। यहाँ पे बेटा आपको क्या मिल जाएगा, आयोडो एल्केन मिल जाएगा। राइट, चलिए नेक्स्ट आप पढ़ते हो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। तो आपके पास ये जो एनिसोल है इसमें आप करवाते हो फ्रीडलक्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन, तो आपके पास ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप लग जाता है। ठीक है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, और इसके बाद अगर आप असाइलेशन करवाने चले तो आपके पास ऑर्थो एंड पैरा ग्रुप पे असाइल ग्रुप लग जाता है। ठीक है, इसके बाद अगर आप PCl5 के साथ रिएक्शन करवाने चलोगे तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, RCl, R2Cl, एंड साथ में आपको क्या मिलेगा, POCl3 मिलेगा। ठीक है, तो बेटा ये आपका क्या हो गया, रॉकेट रिवीजन फॉर अल्कोहल फिनॉल ईथर्स। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर। रॉकेट रिवीजन करने वाले हैं एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो बेटा अगर आपके पास एल्डिहाइड एंड कीटोन्स है, इनको हम स्पेसिफिकली कार्बोनिल कंपाउंड्स बोलते हैं, एसिड को कार्बोनिल कंपाउंड्स नहीं बोलते हैं, क्योंकि जो ऑक्सीजन OH ग्रुप लगा हुआ है कार्बोक्सिलिक एसिड में, वो क्या करता है, रेजोनेंस में जाता है, कार्बोनिल की इलेक्ट्रोफिलिसिटी को कम कर देता है। तो वो कार्बोनिल जो आपका कंपाउंड है वो सिर्फ कौन होता है, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड जनरल कार्बोनिल कंपाउंड्स की रिएक्शंस को नहीं दिखाता क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिसिटी उसकी कम हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट बात आती है इसकी प्रिपरेशन की। कॉमन प्रिपरेशन मेथड्स क्या होगा, अगर आप अल्कोहल को ऑक्सीडाइज कर रहे हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में तो एसिड बनेगा, लेकिन माइल्ड में हमने अभी देखा एल्डिहाइड बनता है। सेकेंडरी अल्कोहल की अगर ऑक्सीडेशन करते हैं तो कीटोन बनता है, और टर्शियरी वाला कोई भी रिएक्शन नहीं दिखाता। अल्कोहल की अगर डिहाइड्रेशन होगी तो वो किसकी प्रेजेंस में होगी बेटा, कॉपर की प्रेजेंस में होगी, एट द प्रेजेंस ऑफ 300 डिग्री सेल्सियस, या फिर हीट भी लिखा हो सकता है। तो अगर आप डिहाइड्रेशन करवाएंगे तो OH एंड H निकलेगा, सॉरी डिहाइड्रोजिनेशन होगी। यहाँ पे क्या होगा बेटा, डिहाइड्रोजिनेशन होगा। यहाँ पे हमने गलत लिख दिया है, इसको करेक्ट कर लेना एवरीवन, इसको करेक्ट कर लेना, डिहाइड्रोजिनेशन।
ठीक है। डिहाइड्रोजनेशन मतलब वाटर, आपका हाइड्रोजन जब रिमूव होगा इसमें तो यहाँ से H एंड यहाँ से H निकलेगा, हाइड्रोजन रिमूव होगा तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, CH3CHO। ठीक है, एक तरीके से क्या है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन ही एवरीवन। अगर सेकेंडरी कीटोन की करेंगे तो आपको, सेकेंडरी अल्कोहल की करेंगे तो कीटोन मिलेगा, और टर्शियरी की करेंगे तो क्या मिल जाएगा, आपको एल्कीन मिल जाएगा। नेक्स्ट रिएक्शन आप क्या करते हो, ओजोनोलिसिस रिएक्शन। तो डबल बॉन्ड को तोड़ के एक इसको दो, एक इधर दो, तो एल्कीन जो है आपकी किस में कन्वर्ट होती है, एल्डिहाइड में कन्वर्ट होती है। अगर आपके पास एक कार्बन पे 2 एल्काइल चेन है तो वो वाली एल्कीन कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा, उस कार्बन पे कीटोन बन जाएगा। इसके बाद इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन रोजनमुंड रिडक्शन है। RCOCl में अगर आप H2 पैलेडियम इन प्रेजेंस ऑफ बेरियम सल्फेट डालना जरूरी है तो यहाँ से क्या मिल जाता है, एल्डिहाइड मिल जाता है। स्टीफन रिएक्शन में R साइनाइड में आप क्या डाल रहे हैं, टिन क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ HCl डाल रहे हैं तो ये साइनाइड ग्रुप जो है CHO में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्डिहाइड की प्रिपरेशन है। अगर आप साइनाइड में डाइबल H डाल रहे हैं तो साइनाइड ग्रुप CHO में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आप एस्टर में डाइबल H डाल रहे हैं तो भी यहाँ पे एल्डिहाइड बन जाएगा। इटार्ड रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, नेम रिएक्शन है, ये सारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो टोलुइन में क्रोमाइल क्लोराइड डालते हैं इन प्रेजेंस ऑफ CH2 तो आपको क्या मिलता है, बेंजाल्डिहाइड मिलता है। गिटम एंड कोच रिएक्शन क्या होता है, अगर आपके पास बेंजीन है, इसमें आप कार्बन मोनोऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ HCl डाल रहे हैं तो CHO जो इलेक्ट्रोफाइल है वो जाकर आपके बेंजीन के साथ चिपक जाता है और बेंजाल्डिहाइड दे देता है। ग्रिग्नार्ड रिएक्शन अगर आप करते हो तो RCN पे अगर RMGX अटैक करेगा तो आपको फर्दर हाइड्रोलिसिस करवा के कीटोन दे देगा। क्या दे देगा बेटा, कीटोन दे देगा। तो कीटोन की प्रिपरेशन रिएक्शन है। ठीक है, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं ये इनकी सारी केमिकल रिएक्शंस हैं। एक बार उससे पहले हम क्या बना लेते हैं, एक बार उससे पहले हम कीटोन्स की और एरोमेटिक एल्डिहाइड्स की प्रिपरेशन भी देख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद आपकी क्या हो जाएगी बेटा, उसके बाद आपकी केमिकल रिएक्शंस आ जाएगी। नेक्स्ट आपने अगर आपने करवाना है, प्रिपेयर करवाना है बेटा क्या, कीटोन, तो क्या करना पड़ेगा, RMGX को कैडमियम क्लोराइड के साथ ट्रीट करना पड़ेगा तो R2 कैडमियम लगेगा जो कि खुद क्या है, ऑर्गेनोमेटालिक रिएजेंट। तो जैसे RMGX में R- अटैक करता है तो R2 कैडमियम में भी R- किस पे अटैक करेगा, RCOCl पे अटैक करेगा। तो R का अटैक हुआ, Cl का रिमूव हुआ और आपको क्या मिल जाएगा, कीटोन मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर आपको एसिटोफिनॉन प्रिपेयर करना है बेटा, हमने बेंजाल्डिहाइड की प्रिपरेशन देख ली। नाउ एसिटोफिनॉन अगर आपको प्रिपेयर करना है तो फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन करवानी पड़ेगी, किस में, बेंजीन में, राइट। इसके बाद केमिकल रिएक्शंस हैं आपके कार्बोनिल कंपाउंड्स के। आपको पता है एल्डिहाइड जो है वो फास्टर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देता है दैन कीटोन्स। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर है और दूसरा स्टेरिक फैक्टर है। तीसरी बात, अगर आपके पास जैसे एल्डिहाइड होगा तो RCOH होगा, अगर कीटोन होगा तो H की जगह R होगा। ये सारे क्या देते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देते हैं। क्या क्या प्रोडक्ट बनता है, अगर HCN डालेंगे तो हाइड्रोजन साइनाइड बनेगा, है ना, हाइड्रोजन साइनाइड डालेंगे तो साइनोहाइड्रिन बनेगा। अगर आप NaHSO3 डालेंगे तो आपका एडिशन प्रोडक्ट मिलेगा। आपका ऊपर क्या ऐड हो जाएगा, अगर आपके पास सिंपल सी बात है CN- अटैक करेगा तो O- पाई बॉन्ड ब्रेक करेगा, O- पे H आ जाएगा तो साइनाइड लग जाएगा और यहाँ पे OH बन जाएगा तो ये साइनोहाइड्रिन बन जाता है बेटा। ठीक है, NaHSO3 डालते हैं तो आपके पास OSO2 H जो है वो अटैक करता है, OSO2H जो अटैक करता है और बेटा यहाँ पर ना H लगेगा आपका। ठीक है, और लास्ट में आपका इधर क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा इधर आपका, राइट। इसके बाद RMGX का अटैक करवाएंगे तो वी ऑल नो दैट R- अटैक करेगा, R लगेगा और यहाँ पर OH लग जाएगा। अल्कोहल अटैक करेगा एल्डिहाइड पे, अगर एक मॉलिक्यूल करा तो हेमी एसिटल, 2 मॉलिक्यूल करेगा तो एसिटल बनता है। ठीक है, इसके बाद हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ रिएक्शन करवा रहे हो तो आपका क्या बन जाएगा, ऑक्साइम बनता है। ऑक्साइम क्या होता है, RCH या R डबल बॉन्ड NOH। इसके बाद हाइड्रोजीन से हाइड्रोजोन बनता है, सेमी कार्बोजाइड से सेमी कार्बोजोन बनता है और आपके पास 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल डाला आपने तो 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन बन जाएगा, है ना। ये सारी केमिकल रिएक्शंस जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हमने एल्डिहाइड कीटोन्स की बेटा रिडक्शन देखी, तो अगर आपके पास ये एल्डिहाइड कीटोन्स है इसमें आप LiLH4 NaBH4 डाल सकते हैं, साथ में H2 निकल पैलेडियम या प्लैटिनम डाल सकते हैं तो आपके पास अल्कोहल में वो कन्वर्ट हो जाएगा। क्लीमेंशन रिडक्शन में आपको रिएजेंट याद रखना है, जिंक अमेल्गम लेते हैं, कॉन्सन्ट्रेटेड HCl लेते हैं तो ये जो CO ग्रुप है किस में कन्वर्ट हो जाता है, CH2 ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। वुल्फ-किशनर रिएक्शन में जो आप रिएजेंट लेते हैं वो हाइड्राजीन इन प्रेजेंस ऑफ KOH लेते हैं तो ये जो CO ग्रुप है वो CH2 में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, इसके बाद आपकी ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, अगर आपके पास एल्डिहाइड है, AgNO3 डाल रहे हैं, ये कौन सा रिएजेंट है बेटा, सिल्वर अमोनिकल नाइट्रेट रिएजेंट। ये कौन सी रिएक्शन है, टॉलेंस।
ठीक है। टॉलेंस रिएक्शन है, तो टॉलेंस टेस्ट जो आपका होता है उसमें क्या होता है, एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होकर आपका एसिटेट आपका किस में चेंज होता है, कार्बोक्सिलेट आयन में चेंज होता है, सिल्वर यहाँ पर रिड्यूस हो जाता है, तो ये सिल्वर मिरर टेस्ट देता है। ये जो ऑक्सीडेशन है एल्डिहाइड की ईजी होती है, तो इसलिए ये वाले टेस्ट सिर्फ एल्डिहाइड्स ही देते हैं, ठीक है। ऐसे ही फेलिंग्स टेस्ट में आप फेलिंग सॉल्यूशन डालते हैं। फेलिंग सॉल्यूशन क्या होता है, फेलिंग ए प्लस फेलिंग बी का मिक्सचर, तो उसमें कॉपर सल्फेट होता है, कॉपर +2 आयन होता है, तो वो एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर देगा। ऑक्सीडाइज करने के बाद कॉपर को रिड्यूस कर देगा Cu2O में, ठीक है। तो रेड प्रेसिपिटेट अगर मिल गया तो इसका मतलब वो पर्टिकुलरली किसका टेस्ट है, एल्डिहाइड का टेस्ट, फेलिंग्स टेस्ट इसे बोलते हैं। अच्छा, फेलिंग्स टेस्ट जो है बेटा रिमेंबर एरोमेटिक एल्डिहाइड्स नहीं देते हैं, एरोमेटिक एल्डिहाइड्स फेलिंग्स टेस्ट नहीं देते, ठीक है। इसके बाद एल्डोल कंडेंसेशन के लिए हमने पढ़ा था, इसमें होना चाहिए अल्फा हाइड्रोजन, तो आपके पास जिसमें अल्फा हाइड्रोजन है वो आपको क्या दे देगा, डाइल्यूटेड NaOH और हीट के साथ अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड प्रोडक्ट आपको दे देगा। कैनिजारो किसमें होता है बेटा, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता, जैसे फॉर्मेल्डिहाइड, तो इसमें डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन होती है, एक ऑक्सीडाइज करेगा और एक रिड्यूस करेगा, तो जैसे फॉर्मेल्डिहाइड है वो फॉर्मेट आयन और मिथेनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा। लास्ट आपकी हालोफॉर्म रिएक्शन होती है। हालोफॉर्म रिएक्शन कौन दिखाता है, जिसमें CH3CO ग्रुप प्रेजेंट हो, ये CH3 ग्रुप CHI3 में कन्वर्ट होता है, और एक हालोफॉर्म रिएक्शन कौन दिखाता है, CH3CHOH ग्रुप जिसमें प्रेजेंट हो, वो भी आपके हालोफॉर्म रिएक्शंस को दिखाते हैं, ठीक है। इसके बाद बेटा हमने क्या करा था, इसके बाद हमने पढ़ा था, इसके बाद बेटा आप क्या करते हो, कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रिपरेशन करते हो। फॉर एग्जांपल बेंजोइक एसिड बनाना है तो आपके पास अल्फा जो बेंजाइल पोजीशन है उस पर एटलीस्ट एक हाइड्रोजन होना चाहिए, तो जितना भी बड़ा ग्रुप है अल्काइन KMnO4 की प्रेजेंस में आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो कुक में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर आप H+ डाल के किस में कन्वर्ट कर सकते हो, बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट कर सकते हो। साइनाइड की हाइड्रोलिसिस करते हैं, अल्काइल साइनाइड की, तो साइनाइड की कंप्लीट हाइड्रोलिसिस से COH ग्रुप लग जाता है वहाँ पे, और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ भी अगर आप CO2 डाल देते हैं तो वहाँ पे क्या बन जाता है आपके पास बन जाता है बेटा एसिड। RMgX में R- अटैक करेगा CO2 पे, तो RCO- बनेगा, फिर आप प्रोटोनेशन करवा के फिर किस में कन्वर्ट करते हो, RCOH जो कि एसिड है, ठीक है। इसके बाद बेटा बात करते हैं केमिकल रिएक्शंस की, क्योंकि ये एसिड है तो सोडियम के साथ ये रिएक्ट करेगा तो किस में कन्वर्ट होगा, सोडियम कार्बोक्सिलेट में कन्वर्ट होगा, और साथ में आपको क्या मिल जाएगा, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। ऐसे ही एल्काइल सोडियम जो आपके पास एसिड है NaH के साथ ट्रीट करोगे तो RCO- Na+ बनेगा, और रिलीज क्या हो जाएगा बेटा, हाइड्रोजन गैस। RCOH को NaNH2 में डालेंगे तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, RCO- Na+, और साथ में क्या बनेगा, अमोनिया, ठीक है। अमोनिया यहाँ पे रिलीज होगी। अगर आप एसिड को PCl3 PCl5 के साथ या SOCl2 के साथ डाल रहे हैं तो OH ग्रुप रिप्लेस हो जाएगा Cl के साथ, तो RCOCl की ये प्रिपरेशन हो गई और केमिकल रिएक्शन एसिड की हो गई। एस्टर फॉर्मेशन हम ऑलरेडी देख चुके हैं, एसिड का OH निकलेगा, अल्कोहल का H निकलेगा और आपका RCOOR बन जाएगा। हेल्वोल्हाद-ज़ेलिंस्की रिएक्शन के लिए आपके पास अल्फा हाइड्रोजन जो है वो रिप्लेस होता है किसके साथ, हैलोजन के साथ, तो RCHX यहाँ पर लग जाता है। क्या डालोगे रिएजेंट, रेड फॉस्फोरस इन प्रेजेंस ऑफ X2 डालेंगे, ठीक है। इसके बाद अगर आप डीकार्बोक्सिलेशन करवाना चाहते हैं बेटा तो RCH2COH में NaOH कैल्शियम ऑक्साइड डालते हैं, हीटिंग करते हैं तो ये CO2 गैस रिलीज होकर RCH3 में कन्वर्ट हो जाता है। RCOH में LiAlH4 डाल के आप इसको रिड्यूस कर सकते हो। रिमेंबर RCOH में NaBH4 रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम नहीं कर सकता। अगर आपको अल्कोहल बनाना है तो एसिड को LiAlH4 डाल के क्या कर सकते हो, रिड्यूस कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद बेटा हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर आता है वो कौन सा आता है, अमीन्स आता है। छोटा सा चैप्टर है, ईजी चैप्टर है, इसमें आपकी प्रिपरेशंस बहुत कम है, बेसिक स्ट्रेंथ और केमिकल रिएक्शंस भी आपकी इजीली इसमें आप कवर कर सकते हो। तो अगर आपको प्रिपेयर करना है अमीन्स तो आप क्या करवाते हो, पहले अमोनोलिसिस करवाते हो। एल्काइल हैलाइड में अमोनिया डालेंगे तो प्राइमरी अमीन मिलेगा, फिर फर्दर सेकेंडरी अमीन, फिर टर्शियरी अमीन, फिर क्वाटरनरी अमीन मिलता है। अगर आप रिडक्शन करवाते हो नाइट्रो ग्रुप का तो नाइट्रो ग्रुप का रिडक्शन के लिए टिन HCl या FeHCl डालते हैं। FeHCl ज़्यादा प्रेफर होता है, तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, CH3CH2NH2 अमीन्स मिल जाएगा। साइनाइड में आप LiAlH4 डाल के भी उसको रिड्यूस कर सकते हो, CN ग्रुप CH2NH2 में कन्वर्ट होगा। अगर आप पास अमाइड है उसको भी रिड्यूस कर सकते हो, LiAlH4 डाल के आपके पास CONH2 ग्रुप CH2NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर प्राइमरी अमीन्स की सिंथेसिस के लिए हम केब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस यूज़ करते थे। थैलामाइड लेते थे, उसमें KOH डालते थे, KOH के बाद यहाँ पे N- जो है अटैक करता है एल्काइल हैलाइड पे, तो आपके पास सब्स्टिट्यूटेड थैलामाइड बनता था। सब्स्टिट्यूटेड थैलामाइड बनने के बाद इस पर आप वाटर के साथ हाइड्रोलिसिस करवाते थे तो आपके पास अमीन्स और क्या बन जाता था, थैलिक एसिड बन जाता था।
ठीक है। हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन कब यूज़ करते थे? आपके पास जो अमाइड है उसमें Br2 KOH डाल के क्या बनाते थे आप? RNH2 बनाते थे। गैब्रियल थालामाइड सिंथेसिस से सिर्फ एलिफैटिक अमीन बनता है, एरोमेटिक अमीन नहीं बनता है ना। चलिए नेक्स्ट हम बात करते थे बेटा बेसिक स्ट्रेंथ में। तो बेसिक स्ट्रेंथ अमीन्स की ज़्यादा होती है एनालिन से, क्योंकि एनालिन का जो लोन पेयर है वो तो रेजोनेंस में इन्वॉल्व है। इसके बाद हमने बात करी थी बेसिक स्ट्रेंथ अगर गैसियस स्टेट में हो तो टर्शियरी अमीन की ज़्यादा होती है, फिर सेकेंडरी और फिर प्राइमरी की ज़्यादा होती है। अगर एक्वस फेज में हो तो एल्काइल ग्रुप अगर मिथाइल है तो आपके पास जो ऑर्डर रहेगा वो सेकेंडरी, प्राइमरी, टर्शियरी और फिर लास्ट में अमोनिया रहेगा। अगर इथाइल ग्रुप है तो सेकेंडरी, टर्शियरी, प्राइमरी और फिर अमोनिया रहेगा। ठीक है। इसके बाद बेटा हमने केमिकल प्रॉपर्टीज करी थी। अमीन को अगर आप असाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करवाते हो तो आपको क्या मिल जाता है? अमाइड मिल जाता है। ठीक है। इसके बाद काबिल अमीन टेस्ट देखा था। RNH2 में आप क्या डालते हो? क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ बेस डालते हो तो RNC मिलता है। प्राइमरी अमीन्स का ये टेस्ट है। प्राइमरी अमीन्स क्लोरोफॉर्म एंड बेस की प्रेजेंस में RNC बनाता है, आइसोसाइनेट बनाता है, इसका फाउल स्मेल होता है। ठीक है। और अगर हम बात करें विद HNO2 के साथ तो आपके पास जो एलिफैटिक अमीन्स है HNO2 के साथ रिएक्ट करने से क्या बनाते हैं? अल्कोहल बनाते हैं। जो सेकेंडरी अमीन है HNO2 के साथ रिएक्ट करने से नाइट्रोसो अमीन बनाते हैं विच इज़ येलो ऑयली लिक्विड। और आपके पास टर्शियरी HNO2 के साथ रिएक्ट करने से NO+ जो इलेक्ट्रोफाइल है वो नाइट्रोजन के साथ डायरेक्टली क्या कर जाता है? बॉन्ड कर जाता है। ठीक है। डायरेक्टली बॉन्डिंग इस पे हो जाती है। चलिए इसके बाद हमने क्या पढ़ा था? इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी बेटा हिंसबर्ग्स रिएजेंट के साथ जो आप टेस्ट करते थे टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमीन। जो प्राइमरी अमीन है हिंसबर्ग्स रिएजेंट के साथ रिएक्ट करेगा तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा बेटा? अल्कली में सॉल्युबल होगा, क्योंकि ये हाइड्रोजन क्या होता है? एसिडिक होता है, तो बेस में ये डिजोल्व हो जाएगा। सेकेंडरी अमीन को अगर आप हिंसबर्ग्स रिएजेंट के साथ ट्रीट करते हैं तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो इनसॉल्युबल होगा बेस में। और टर्शियरी अमीन जो है बेटा हिंसबर्ग्स रिएजेंट के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अमीन को डिस्टिंग्विश करने के लिए जो टेस्ट आप यूज़ करेंगे वो क्या होगा? हिंसबर्ग्स टेस्ट होगा। ठीक है। इसके बाद आपके पास इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एनिलीन में अगर आप Br2 इन प्रेजेंस ऑफ वाटर डालते हैं तो ट्राई ब्रोमो डेरिवेटिव मिलता है। 2,4,6 पोजीशन पे क्या लग जाता है? Br लग जाता है। अगर आपके पास एनिलीन में क्या डाल रहे हो? CH3COCl तो बेटा अमाइड बन जाएगा, है ना, अमाइड बन जाएगा एवरीवन। ठीक है। अगर सुनो मेरी बात, अगर आपको यहाँ पर ट्राई ब्रोमो डेरिवेटिव मिल रहा है, लेकिन अगर आपको सिर्फ मोनोब्रोमो डेरिवेटिव या फिर ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे चाहिए तो पहले मुझे NH2 को क्या करना पड़ेगा? पहले मुझे NH2 को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, उसकी रिएक्टिविटी को कम करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप असाइलेशन करवा के अमाइड बनाते हैं। Br2 डालने के बाद बेटा आपके पास क्या बनता है? पैरा पोजीशन पे एंड ऑर्थो पोजीशन पे Br लगता है। फिर आप हाइड्रोलिसिस करके इसको वापस से क्या कन्वर्ट कर सकते हैं? NH2 ग्रुप में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऐसे ही जब आप नाइट्रेशन करवाने चले बेटा तो आपको मिलना चाहिए था ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट बेटा, लेकिन यहाँ पर मेटा प्रोडक्ट भी मेजर हो जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि एनिलीनियम आयन का फॉर्मेशन हो जाता है। तो एनिलीनियम आयन के फॉर्मेशन की वजह से 51% आपको पैरा प्रोडक्ट मिलता है, 47% क्या मिलता है? मेटा प्रोडक्ट, और आपको क्या मिलता है? 2% क्या मिलता है? ऑर्थो प्रोडक्ट मिलता है। तो अगर मुझे सिर्फ नाइट्रेशन करवानी है तो पैरा और ऑर्थो प्रोडक्ट ही चाहिए तो मेरे को क्या करवाना पड़ेगा? पहले उसको अमाइड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर नाइट्रेशन करवानी पड़ेगी। ठीक है। एंड देन हाइड्रोलिसिस। नेक्स्ट इसकी रिएक्शन है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ। तो अगर आप कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ ट्रीट करते हैं तो पहले ये बनता है, हीटिंग के बाद यहाँ पर आपको क्या मिल जाता है? पैरा पोजिशन पे SO3H ग्रुप बन जाता है। NH2 जो एनिलीन है बेसिकली फ्रीडलक्राफ्ट रिएक्शन नहीं दिखाता, क्योंकि यहाँ पर वो AlCl3 के साथ इस तरीके का अडक्ट बनाता है, तो आपका यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल जनरेट नहीं हो पाता। अब बात करते हैं केमिकल रिएक्शंस ऑफ बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। तो एनिलीन को अगर आप Na2 इन प्रेजेंस ऑफ HCl में डालते हैं 0 से 5 डिग्री सेल्सियस तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनता है। इसमें आप सैंडमेयर रिएक्शन करवा सकते हो। ये हमने हैलोरीन की प्रिपरेशन करी थी सारी, तो सैंडमेयर रिएक्शन है। अगर आप कॉपर पाउडर डाल के HCl वगैरह डाल रहे हो तो बेटा कौन सी रिएक्शन है? गेटरमैन रिएक्शन है। अगर आप Ki डाल रहे हो, यहाँ पर बेटा HI नहीं Ki होना चाहिए। ठीक है। तो Ki डाल रहे हो तो आइडोबेंजीन बनता है। अगर आप वॉल्स-कीमन रिएक्शन करवा रहे हो तो उसके लिए रिएजेंट क्या होता है? HbF4 होता है। इसके बाद अगर आप बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में वाटर डाल रहे हो तो आपको फिनॉल मिल जाएगा। अगर H3PO2 डाल रहे हो तो बेटा बेंजीन मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपके पास बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड जो है वो रिड्यूस हो जाएगा और H3PO2 किस में कन्वर्ट हो जाएगा? H3PO3 में। NaNO2 डाल के आपको नाइट्रोबेंजीन मिल जाएगा। ठीक है एवरीवन। नेक्स्ट रिएक्शन आपकी कपलिंग रिएक्शन होती है। तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में फिनॉल अगर कपल करता है तो यहाँ पर पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन बनता है। इसका कलर क्या होता है बेटा? ऑरेंज कलर का होता है। ये क्या होता है बेटा? ऑरेंज कलर का होता है। ठीक है।
तो फिनॉल का डिस्टिंग्विश टेस्ट भी आप बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड डाल के कर सकते हो। इसके बाद बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में अगर आप एनालीन डाल रहे हो तो पैरामीनो एजोबेंजीन बनेगा, और इसका जो कलर होता है वो कौन से कलर का होता है बेटा, ये येलो डाई होती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने पूरा चैप्टर कौन सा कंप्लीट कर लिया बेटा, अमीन्स का भी कंप्लीट कर दिया। ये 1 पेज शॉर्ट नोट्स में सभी चीज़ आपको यहाँ पर दे दूंगी। लास्ट चैप्टर आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का होता है विच इज बायोमोलिक्यूल्स, ठीक है। बायोमोलिक्यूल्स, इसमें हमें 4 चीज़ें करनी होती है, वी कैन, ठीक है। आपको विटामिन करनी है, कार्बोहाइड्रेट्स करने, अमीनो एसिड्स करने और न्यूक्लिक एसिड्स पढ़ने होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स हमने क्या पढ़े थे, दे आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। ये क्या होते हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। नेक्स्ट जो आप बेटा क्लासिफिकेशन करते हैं उसमें क्या करते हैं, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड में करते हैं, ठीक है। जो मोनोसैकेराइड होते हैं वो फर्दर हाइड्रोलिसिस में कोई प्रोडक्ट नहीं देते, 2 ही हैं, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आपके सिलेबस में। नेक्स्ट अगर हम बात करें डाइसैकेराइड तो 3 है, सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज। माल्टोज क्या होता है, डाइसैकेराइड ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज। लैक्टोज क्या होता है, डाइसैकेराइड ऑफ बीटा डी गैलेक्टोज एंड बीटा डी ग्लूकोज। एंड स्टार्च क्या होता है बेटा, अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी फ्रक्टोज। इसके बाद आपके पास बेटा पॉलीसैकेराइड आता है। पॉलीसैकेराइड में आपके पास स्टार्च, ग्लाइकोजन एंड सेलुलोज है। एपिमर्स क्या होते हैं, 2 पेयर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव जो आइसोमर्स होते हैं जिसमें सिर्फ एक ही कार्बन पे क्या होता है, कॉन्फ़िगरेशन में डिफरेंस होता है। जैसे बीटा डी गैलेक्टोज जो होता है वो C4 एपिमर होता है बीटा डी ग्लूकोज का। एनोमर्स क्या होता है, जिसमें फर्स्ट कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन में डिफरेंस आए, जैसे अल्फा डी पायरेनोज एंड बीटा डी ग्लूकोपायरेनोज, ठीक है। इसके बाद बेटा हमने क्या करा था, ग्लूकोज की प्रिपरेशन करी थी। सुक्रोज की जब आप हाइड्रोलिसिस करेंगे तो अल्फा डी ग्लूकोज बीटा डी फ्रक्टोज मिलेगा, तो यहाँ से आप अल्फा डी ग्लूकोज को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। स्टार्च की या सेलुलोज की जब आप हाइड्रोलिसिस करेंगे, स्टार्च की हाइड्रोलिसिस करने से अल्फा डी ग्लूकोज मिलेगा, सेलुलोज की हाइड्रोलिसिस करने से बीटा डी ग्लूकोज मिलेगा। तो ये आपकी क्या हो जाएंगे, ग्लूकोज की प्रिपरेशन रिएक्शन। नेक्स्ट बात आती है आपकी स्ट्रक्चर एलुसिडेशन में। तो स्ट्रक्चर एलुसिडेशन में आपको पता है ग्लूकोज को जब हमने HI के साथ ट्रीट करा तो बेटा एन हेक्सेन बना। क्या बना, एन हेक्सेन बना। जो एन हेक्सेन है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ग्लूकोज में सारे कार्बन्स क्या है, स्ट्रेट चेन में है। फिर आपने HCN के साथ रिएक्शन करी तो साइनोहाइड्रिन बना, तो दैट रिप्रेजेंट्स इसके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप है। फिर आपने हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ करी तो दैट शोज इसके अंदर बेटा आपके पास कार्बोनिल ग्रुप है, ठीक है। इसके बाद टॉलेंस रिएजेंट डाल के करा तो इसके अंदर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये रिड्यूसिंग नेचर है। टॉलेंस टेस्ट ये दे रहा था, फेलिंग्स टेस्ट भी ये दे रखा था, तो दैट मीन्स ये भी क्या है, रिड्यूसिंग नेचर का है। इसके बाद अगर आपके पास कंफर्म करना है कि ये जो ग्रुप है एल्डिहाइड ग्रुप है, जो कार्बोनिल ग्रुप ग्लूकोज में लगा हुआ है वो एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है, तो आप क्या डालते हैं, ब्रोमीन डालते हैं। वहाँ से क्या बनता है, ग्लूकोनिक एसिड बनता है, ठीक है। इसके बाद आपने 5 OH ग्रुप प्रेजेंट है इसके अंदर, उसके लिए क्या करा था, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ ट्रीट करा था तो आपको पेंटा एसिटाइल ग्लूकोज बना था, पेंटा डेरिवेटिव बना था। दैट कन्फर्म्स कि इसके अंदर 5 OH ग्रुप है, ठीक है। क्लियर हो गया। ब्रोमीन वाटर से डिफाइन हो रहा था, जो ब्रोमीन के साथ रिएक्ट कर रहा था तो ग्लूकोनिक एसिड बना, तो उससे क्या पता लगा कि इसके अंदर एक जो कार्बोनिल ग्रुप है वो एल्डिहाइड ग्रुप है। HNO3 डाल के यहाँ पर बनेगा सैक्रिक एसिड, तो सैक्रिक एसिड शोज दैट इसमें एक प्राइमरी अल्कोहल ग्रुप है और एक एल्डिहाइड ग्रुप है, ठीक है। ग्लूकोज जो है उसका साइक्लिक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, साइक्लिक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, तो इसका मतलब ये कौन कौन से टेस्ट नहीं दे रहा था जिससे साइक्लिक स्ट्रक्चर डिफाइन हुआ। तो पेंटा एसीटेट जो था, एक तो वो आपका हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ रिएक्शन नहीं दे रहा था, दूसरी बात ये स्किफ टेस्ट नहीं दे रहा था, ये सोडियम बाइसल्फाइड के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा था। तो दैट जो तीनों रिएक्शन है दैट कन्फर्म्स बेटा कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपके पास ग्लूकोज में ओपन चेन के अलावा कोई और तरीके का स्ट्रक्चर है। तो हमने देखा ग्लूकोज में ओपन चेन की जगह साइक्लाइजेशन भी होती है। जो 5th पोजीशन वाला OH है वो एल्डिहाइड पे रिएक्ट करता है, एल्डिहाइड पे अटैक करने की वजह से OH या तो लेफ्ट गिरता है या राइट गिरता है, उससे 2 स्ट्रक्चर्स राइज होते हैं। और अगर हम हार्वर्ड स्ट्रक्चर की बात करें तो अल्फा डी ग्लूकोपायरेनोज ये होता है और बीटा डी ग्लूकोज पायरेनोज ये होता है। इसको याद करने का तरीका बताता है, ये CH2OH ग्रुप और ये वाला OH अगर ट्रांस पोजिशन पे तो अल्फा, अगर दोनों सेम साइड पे हैं तो बेटा ये कौन सा हो जाएगा, बीटा ग्लूकोपायरेनोज हो जाएगा। ऐसे ही हमने करा था फ्रक्टोज का हार्वर्ड स्ट्रक्चर, तो ये आपके हार्वर्ड स्ट्रक्चर्स मैंने बना रखे हैं। अगर हम इनको लिंक करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स में डाइसैकेराइड्स बनाओगे तो उसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा, उसके अंदर ग्लाइकोसिडिक लिंकेज प्रेजेंट होगी। जैसे सुक्रोज में यहाँ पर अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज यूज हुआ तो C1 और C2 कार्बन यूज हुआ, तो इसके अंदर कौन सी लिंकेज प्रेजेंट है, अल्फा 1 बीटा 2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज प्रेजेंट है ना। अगर हम बात करते हैं बेटा किसकी, माल्टोज की, तो 2 मोनोमर्स
इसमें जो यूज़ होंगे वो कौन से यूज़ होंगे, माल्टोज में अल्फा डी ग्लूकोज है ना, तो यहाँ पे C1 अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज प्रेजेंट थी, ठीक है। इसके बाद बेटा आपकी बात आती है किसमें, लैक्टोज में, तो इसमें पहले आप गैलेक्टोज बनाते हो, गैलेक्टोज C4 एपिमर होता है ग्लूकोज का, तो यहाँ पे इस तरीके का स्ट्रक्चर बनता है। इसमें कौन सी लिंकेज प्रेजेंट होगी, बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज प्रेजेंट होगी, क्योंकि बीटा आइसोमर आप यहाँ पर क्या कर रहे हो बेटा, यूज कर रहे हो, है ना, बीटा आइसोमर यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, यूज। ओके, तो चलिए फिर आगे चलते हैं। ये हमारा हो गया डाइसैकेराइड्स के बारे में। अब आगे चलते हैं, हमारे पास स्टार्च है जो कि क्या है बेटा, पॉलीसैकेराइड है। स्टार्च में इट इज अ पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज। इसमें दो पार्ट्स होते हैं, अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोज में C1 C4 लिंकेज होती है, सारे लीनियर होते हैं। 15 to 20% अमाइलोज होता है और अमाइलोपेक्टिन कितना होता है, 80 to 85% होता है। अमाइलोपेक्टिन में ब्रांचिंग होती है क्योंकि इसमें C1 C4 के साथ साथ C1 C6 लिंकेज भी होती है, ठीक है। जो आपका ये अमाइलोज है, ये वाटर सॉल्युबल पार्ट है और अमाइलोपेक्टिन जो है वाटर इनसॉल्युबल पार्ट है, क्योंकि ब्रांचिंग इसमें हो रही है, ठीक है। इसके बाद हमें सेलुलोज पढ़ना था, तो सेलुलोज जो है वो पॉलीमर है किसका, बीटा डी ग्लूकोज का, ठीक है। इसके बाद बेटा आपके पास प्रोटीन्स आता है। प्रोटीन्स क्या होते हैं, दे आर द पॉलीमर ऑफ अल्फा अमीनो एसिड्स, ठीक है। तो अल्फा अमीनो एसिड्स के जो पॉलीमर्स होते हैं, प्रोटीन की हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो पेप्टाइड बनेगा, पेप्टाइड से हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो फर्दर अल्फा अमीनो एसिड बनेगा। प्रोटीन्स दो तरीके के होते हैं, एसेंशियल अमीनो एसिड्स जो होते हैं और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स से जो बनते हैं प्रोटीन्स, ठीक है। तो अमीनो एसिड्स बेसिकली दो तरीके के होते हैं, एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल। एसेंशियल अमीनो एसिड्स क्या होते हैं, जो हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर सकती, हमें खाने के थ्रू उसे कंज्यूम करना पड़ता है। नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स मतलब जो हमारी बॉडी ऑलरेडी सिंथेसाइज कर रही है, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल आप याद रख सकते हैं एलानिन एंड एस्पार्टिक एसिड, इसमें एग्जाम्पल याद रख सकते हैं वैलिन का, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें प्रोटीन के स्ट्रक्चर, तो प्रोटीन के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होते हैं। प्राइमरी स्ट्रक्चर में आप सीक्वेंस देखेंगे, सारे अमीनो एसिड्स का एक पर्टिकुलर सीक्वेंस होता है। जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है बेटा, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपकी इंट्रामोलिकुलर भी हो सकती है और इंटरमोलिकुलर भी होती है। तो इंटरमोलिकुलर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इंटर मतलब एक दूसरे के साथ, तो बीटा प्लीटेड चेन मिलती है सेकेंडरी स्ट्रक्चर में, और अगर इंट्रा होगा तो अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर मिलेगा। फर्दर टर्शियरी जो स्ट्रक्चर होता है उसमें फर्दर कॉइलिंग होती है, तो उससे आपको फाइब्रस प्रोटीन मिलता है। फाइब्रस आपके पास बेटा क्या होता है, जो आपके पास टर्शियरी स्ट्रक्चर होता है उसमें क्या होता है, ग्लोबुलर प्रोटीन मिलता है और फाइब्रस प्रोटीन मिलता है। तो फाइब्रस प्रोटीन में क्या होता है, स्ट्रक्चर जो होता है वो थ्रेड लाइक होता है। ग्लोबुलर प्रोटीन में स्ट्रक्चर जो है बेटा गोल गोल होता है, स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है। फाइब्रस प्रोटीन के एग्जाम्पल बेटा क्या हो गए, केराटिन, ये आप याद रखेंगे, एंड मायोसिन। एंड ग्लोबुलर प्रोटीन के जो एग्जाम्पल्स हो गए वो इंसुलिन एंड एल्ब्यूमिन, ये डायरेक्टली पूछा जाता है, ठीक है। इसके बाद क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में फिर से क्या होगा, स्पेशल अरेंजमेंट हो जाएगा। इसके बाद बेटा आपका डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन आता है। डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन तब होता है जब आपके पास टेम्परेचर क्या कर रहा है, चेंज हो रहा है या पीएच चेंज हो रहा है, लेकिन डीनेचुरेशन के टाइम पे प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या रहता है, इंटैक्ट रहता है। फिर आपके जो इंपॉर्टेंट विटामिन है उनसे क्या डेफिशिएंसी होती है, क्या प्रॉब्लम होती है, वो मैंने लिखा हुआ है। विटामिन ए से ज़ायरोथैलेमिया होती है, B1 से बेरी होता है, C से स्कर्वी होता है, D से रिकेट होता है। विटामिन ई की कमी से मस्कुलर वीकनेस होती है, विटामिन के की कमी से ब्लड क्लॉटिंग टाइम इंक्रीज कर जाता है, और B12 की कमी से पर्निशियस अनीमिया होता है, ठीक है। इसके बाद लास्ट टॉपिक आपका बेटा न्यूक्लिक एसिड होता है। न्यूक्लिक एसिड को कैसे डिफाइन करते हैं, इट्स अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड में तीन चीजें होती है, शुगर, बेस एंड फॉस्फेट ग्रुप। इसमें आपको दो पढ़ने होते हैं, डीएनए एंड आरएनए। डीएनए में अगर शुगर बात करें तो 2-डीऑक्सी-राइबोस शुगर यूज होती है और इसमें राइबोस शुगर यूज होती है। इसमें बेसिस जो यूज होते हैं वो कौन से होते हैं, साइटोसिन, एडेनाइन, थाइमिन एंड ग्वानिन। इसमें साइटोसिन, एडेनाइन, यूरासिल एंड ग्वानिन यूज होते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर इसका बेटा डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है और इसमें जो स्ट्रक्चर होता है वो सिंगल स्ट्रक्चर होता है। इसको आप रेप्लिकेट कर सकते हो, इसको आप रेप्लिकेट नहीं कर सकते। ट्रांसफर करेगा हेरिडिटरी करेक्टर। इसका काम क्या होता है, हेरिडिटरी करेक्टर को ट्रांसफर करना, और इसका काम क्या होता है, प्रोटीन की सिंथेसिस करना। तो यहाँ पर इस तरीके का सिंगल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर होता है और ये वाला डबल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर होता है। इसमें एडेनाइन थाइमिन के साथ डबली बॉन्डेड होता है और साइटोसिन ग्वानिन के साथ ट्रिपली बॉन्डेड होता है। तो ये हमने बेटा क्या कर लिया है, हमने कंप्लीट कर लिया है पूरा रॉकेट रिवीजन। पीडीएफ आपको कल मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर। ये सेशंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, आप देखते रहिए। विशिंग यू ऑल द बेस्ट। अपने रिवीजन इन रॉकेट रिवीजन सेशन से ज़रूर करते रहिए। पेजेस जो आपको दूंगी वो पीडीएफ के फॉर्म में दूंगी, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलना।